हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास को क्रमवार पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने ऋग वैदिक काल को स्टार्ट किया है और उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। इसके पहले की वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल की भौगोलिक और उसका एक पूरा परिचय उसको और उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में ऋग वैदिक काल की जो भी सामाजिक स्थिति है। तो ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो जो ऋग वैदिक काल के अंतर्गत जो भी आर्य लोग थे या जो भी ऋग वैदिक काल था तो समाज की जो मूल इकाई वो परिवार हुआ करती थी और परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था। और जो समाज में जो प्रथा थी वो जन्म मूलक या गोत्र की व्यवस्था थी। तो इससे ये मालूम होता है कि किस कुल में जन्म हुआ है उसके आधार पर समाज का विभाजन हुआ था। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि जो सामाजिक स्थिति थी वो गोत्र या जन्म मूलक पर आधारित थी और जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बेहतर थी, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो महिलाएं थी वो सभा समिति और विदथ नामक जो प्राचीनतम संस्थाएं थी उसमें भाग लेती थी। यज्ञ वगैरह में जो महिलाओं को भाग लेने का पूरा अधिकार था, राजनीतिक अधिकार थे। और कुछ विदुषी महिलाएं थी जिसे ऋषि की संज्ञा दी गई या ब्रह्मवादिनी की उनको संज्ञा दी गई थी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो परिवार था या जो कुल था वो समाज का, यानी जो ऋग वैदिक समाज था उसका जो मूल था वो था कुल, और कुल का मूल था वो था गोत्र, यानी किस गोत्र का या किस जन्म मूलक का है। इसके आधार पर जो ऋग वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी जो समाज था उसमें स्त्रियों की दशा बेहतर थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक स्थिति के आधार पर हमने देखा कि गोत्र या जन्म मूलक पर ये जो समाज की स्थिति टिकी हुई थी। इसके अलावा जो इनकी स्थिति थी, यानी जो सामाजिक स्थिति के अंदर जो लोग थे उनकी आस्था कबीलों पर थी। क्योंकि कबीलों पर का मतलब ये हो गया कि नगर जैसी कोई व्यवस्था ऋग वैदिक काल में नहीं थी। ग्रामीण सभ्यताएं निवास करती थी, यानी ग्रामीण सभ्यता के आधार पर ऋग वैदिक काल स्थित था। और जबकि इसके पूर्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि ऋग वैदिक काल की या वैदिक काल के पहले की सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता, लेकिन ऋग वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर कबीलाई व्यवस्था थी, तो इनकी आस्था अपने कबीले पर थी जिसको जन कहा जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने इन सब चीज को जन विष या क्या है, विष क्या है, जन क्या है, इसको अच्छे से समझाया हुआ है, या कुल क्या है, सबको अच्छे से डिटेल से बताया है। आप वीडियोस को देखिएगा। तो प्रारंभ में जो वैदिक जो समाज था तो उसमें जो प्रारंभ में क्या था कि जो आर्य थे ये अविभाजित थे। आर्य क्या थे? अविभाजित थे। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ती गई, चूंकि ऋग वैदिक काल को दो भागों में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने बांटा है। तो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं आगे बढ़ती गई और हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते गए तो इसमें जो आधुनिकता आती गई और कुछ ना कुछ परिवर्तन इसके अंतर्गत होते गए। तो प्रारंभ में तो जो आर्य अविभाजित थे, लेकिन जिस प्रकार से समय व्यतीत होता गया तो आर्य भी विभाजित हो गए। और मुख्य रूप से ये पुरोहित या जो राजन्य है, राजा लोग थे, और जन सामान्य में ये विभाजित हो गया। जो प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो प्रारंभ में जो वर्ण था, तो आर्य लोग इस वर्ण का इस्तेमाल रंग के लिए करते थे और ये अनार्य से अपने आप को अलग दिखाने के लिए रंग या वर्ण का उल्लेख करते थे। लेकिन ये जो है ऋग्वेद में आर्य और जो आर्य वर्ण और दास वर्ण इसका बाद में प्रचलन हो गया। इसका अर्थ क्या है कि जब प्रारंभ में जो वर्ण था ये रंग के लिए था, लेकिन ये फिर बाद में कर्म का व्यंजक हो गया। कर्म का व्यंजक होने का अर्थ यहाँ पर ही निकालते हैं कि कर्म के आधार पर ये बट गया, यानी कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं, इसमें एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इनको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो ऋग्वेद है इसमें ब्राह्मण शब्द का 14 बार और क्षत्रिय शब्द का
9 बार उल्लेख किया गया है। तो इतनी बातें अभी हमने करी। सबसे पहले हमने समझा कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कुल और गोत्र पर आधारित हुआ करती थी, जिनकी आस्था अपने कबीलों पर हुआ करती थी। इसके अलावा ये जो कबीले थे ये क्या थे, प्रारंभ में जो ये कबीले थे और इनके अंदर जो आर्य थे ये अविभाजित थे, लेकिन बाद में ये विभाजित हो गए पुरोहित, राजन्य और सामान्य लोगों में। प्रारंभ में जो वर्ण शब्द है ये आर्य रंग के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में जैसे आधुनिकीकरण होता गया यह जो वर्ण है ये कर्म का व्यंजक हो गया। कर्म के आधार पर उन्हें संज्ञा दी जाने लगी है, जिसके आधार पर आर्य वर्ण और दास वर्ण का निर्माण हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था का सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजों को देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मण, जैसा कि मैंने आपको बताया 14 और क्षत्रिय शब्द का 14 बार, क्षत्रिय शब्द का 9 बार, क्षत्रिय शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के पूर्व जो अनार्य था उनको क्या कहा गया है, तो उनको कहा गया है अव्रत, अव्रत, मृगवाग और अनास। अव्रत का मतलब हो गया कि जो व्रत का पालन ना करने वाला, व्रत का पालन ना करने वाला। मृगवाग का मतलब हो गया कि अस्पष्ट बोलने वाला, अस्पष्ट बोलने वाला। और अनास का मतलब हो गया चपटी नाक वाला, अनास का मतलब हो गया चपटी नाक वाला। तो इस प्रकार से हमने इस सभी चीजों को समझा कि अव्रत का मतलब व्रत का पालन ना करने वाला। अब किस प्रकार के व्रत का पालन ना करने वाला, तो जो भी वेद थे उनके अंतर्गत जो भी नियम संयम की व्याख्या की गई है उनको ना मानने वाला अनार्य कहलाता था, यानी जो व्रत का पालन ना करता था। इसके अलावा मृगवाक का मतलब हो गया जो स्पष्ट ना बोल पाए, अस्पष्ट बोलने वाला मृगवाक होता है। और अनास का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति की नाक चपटी हो उसे अनास कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमने अव्रत, मृगवाक और अनास का अर्थ समझ लिया है। इसके अलावा इस काल में जो व्यवसाय था इसके आधार पर विभेदीकरण भी आरंभ हो गया था। अब व्यवसाय के आधार पर इनका विभाजन शुरू हो गया कि किस व्यक्ति का जो व्यवसाय था उसके आधार पर उसकी पहचान बनती चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो युद्ध था, तो युद्ध में प्राप्त हुए या जीते हुए जो सामान है उसका असमान वितरण हुआ, तो जिसके कारण वितरण समान न होने के कारण समाज भी असमान रूप से वितरित हो गया, यानी समाज में असमानता की भावना का प्रारंभ हो गया। क्योंकि जो युद्ध में जीते हुए जो भी सामान था, चाहे वो आभूषण हो या कुछ भी हो, उसका समान वितरण नहीं होता था, तो समाज में असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। इसके अलावा समाज का मूल आधार परिवार हुआ करता था जो कि पितृसत्तात्मक था, और पत्नी को कहा जाता था जायदस्तम। क्या कहा जाता था? जायदस्तम, जायदस्तम। तो जायदस्तम का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि पत्नी ग्रह की स्वामिनी होती थी, गृह स्वामी कहलाती थी, ग्रह की स्वामिनी कहलाती थी, और जिसे जायदस्तम कहा जाता था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्त्रियों की दशा बेहतर थी ऋग्वैदिक काल में, और जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता गया स्त्रियों की दशा भी खराब होती चली गई। यानी स्त्रियां ऋग्वेद काल में उनकी बेहतर स्थिति थी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी, विदुषी स्त्रियां थी जो वेदों को पढ़ती थी, अपने पति के संग यज्ञ में भाग लेती थी, तो तमाम जो भी अधिकार थे वो स्त्रियों को प्राप्त थे। इसके अलावा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, इस प्रकार का कोई भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत नहीं देखा गया। तो इतनी बातें हमने समझी। इसके अलावा अब हम बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ऋग्वेद में महिलाओं के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं उनको और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, जिसकी चर्चा यानी शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। इसके अलावा कुछ विदुषी महिलाएं थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वावारा, इन्हें विदुषी महिलाएं कहा गया है, और इन्हें ऋचाओं को लिखने का श्रेय प्राप्त है, इसीलिए इन्हें ऋषि की संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक काल है वहां पर सती प्रथा या तलाक या पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी जो प्रथाएं देखने को नहीं मिलती हैं। अधिकार जो महिलाओं के थे वो समान रूप से थे। यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा कि जो ऋग्वैदिक काल है
जिसमें महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था। इसके अलावा उन्हें शिक्षा का अधिकार था। इसके अलावा उन्हें समिति विदत जैसी कुछ संस्थाएं थी, उसमें भाग लेने का अधिकार था। ऋचाएं लिखने का अधिकार था। राजनीतिक कुछ अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा पतियों के अपने पति के साथ में जो सांस्कृतिक अधिकार थे वो भी इन्हें प्राप्त थे, यानी यज्ञ वगैरह में बैठने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। इस प्रकार से हमने देखा कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत बेहतर हुआ करती थी। तो यही हमने देख लिया है कि जो स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के सातवें मंडल में दी है। महिलाओं ऐसी ब्रह्मवादिनी महिलाएं कौन थी? ऐसी महिलाएं जो आजीवन धर्म और दर्शन का अध्ययन करती, तो उन्हें ब्रह्मवादिनी महिलाएं कहा जाता था। इसके अलावा अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता को वैदिक ऋचाओं को लिखना का श्रेय है। इन्हें विदुषी महिलाएं कहा जाता था और इन्हें ऋषि कहा जाता था, ऋषि कहलाती थी ये सभी महिलाएं जो जिन्होंने ऋचाओं की रचना की थी। राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, पति के संग यज्ञ में बैठने का अधिकार प्राप्त था। उपनयन संस्कार भी प्राप्त थे। इनके उपनयन संस्कार होते थे। तलाक, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा हमने इन सभी को देखने के अलावा हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल इसकी जो भोजन था वो भोजन किस प्रकार का हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक काल में भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करता था। शाकाहारी भोजन की बात करें तो दूध फल के अलावा घी, इस प्रकार का जो भोज्य पदार्थ इनके पास था। इसके अलावा चावल है, जौ है, ये भी इनके साथ था। और जौ के साथ में जब दही मिला देते थे तो जब जौ के साथ में जो जौ का संतु होता था उसके साथ दही मिला देते तो उसे कहते थे करब, यानी जौ का जो संतु होता था उसके साथ दही मिलाते तो उसे करब कहते थे। और खीर, जिसे क्षीर पाकोदनम कहा जाता था, तो खीर को क्षीर पाकोदनम, यानी दूध, क्षीर का मतलब दूध और उसके साथ जो चावल वगैरह पका के करते हैं जो भोजन बनता है उसे क्षीर पाकोदनम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके शाकाहारी भोजन जिसके अंतर्गत चावल, जौ, दूध, फल, दही, घी, इसको देखा। खीर को क्षीर पाकोदनम कहा जाता है। और जौ का जो सत्तू जैसा होता था उसके साथ दही मिलाते तो जिसे करब कहते थे। इसके अलावा मांसाहारी भोजन भी प्रचलित था जिसमें भेड़ और बकरियों का मांस खाया जाता था। इसके अलावा जो गाय थी, गाय को अघन्या कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ हो गया ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। अघन्या का अर्थ हो गया ना मारने योग्य। इसके अलावा जो नमक था इसका भी उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। सोम, जो कि एक मादक पेय पदार्थ था, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है, या ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। तो जिसके अंतर्गत इस पदार्थ की या इस पेय पदार्थ की चर्चा की गई है, सोम पदार्थ की। इसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर इनके वस्त्रों को देख लेते हैं तो इनके वस्त्र 3 प्रकार के सूत, ऊन और मृग चर्म हुआ करते थे। सूत का मतलब जो नॉर्मल कपड़े थे तो ऊन से बने कपड़े, और चमड़े से बने कपड़े हुआ करते थे। और वस्त्र की अगर कैटेगरी देखें तो होती थी वासस। वासस का मतलब शरीर के ऊपर धारण करने वाला, शरीर के ऊपर धारण करने योग्य। अधिवास का मतलब कमर के नीचे धारण करने वाले वस्त्र। और उष्णी जो होते थे, उष्णी कहा जाता था विशेष रूप से पगड़ी को, उष्णी कहा जाता था पगड़ी को। इसके अलावा कुछ और वस्त्र थे, जैसे ऊनी वस्त्र, जैसे सामुल्य कहा जाता था, ऊनी वस्त्र को सामुल्य कहा जाता था। और जो कढ़े हुए कपड़े, धागों से या सूत से जो कढ़ाई करके जो कपड़े होते थे उसे कहा जाता था पेशस। तो इस प्रकार से हमने स्त्रियों की शिक्षा या जो भी स्त्रियों की स्थिति थी उसके विषय में पढ़ा, ऋग्वैदिक भोजन के बारे में पढ़ा, ऋग्वैदिक वस्त्र के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इनके जीवन में आमोद प्रमोद की क्या स्थिति थी, और जो आभूषण थे किस प्रकार के आभूषणों को ये पहनते थे। तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसा कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो सामाजिक स्थिति थी उसके अंतर्गत आमोद प्रमोद का भी एक विशेष स्थान था। ये आमोद प्रमोद पर विश्वास रखते थे और जो नृत्य है या संगीत है इसका आनंद लेते थे। मनोरंजन के लिए जो आर्य थे, ये रथ है, घुड़दौड़ है, या जो पासा खेल है, पासा खेल इनके मनोरंजन का साधन होता था। इसके अलावा आर्यों के अगर कुछ आभूषणों की बात करें तो सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि कर्ण शोभन क्या है। तो कर्ण शोभन का अर्थ हो गया कान के जो आभूषण होते थे उन्हें कर्ण शोभन कहा जाता था। जैसे कुरीट था तो कुरीट को कहा जाता था सिर पर धारण करने वाले आभूषण, चाहे वो मुकुट हो सकते थे या कुछ भी हो सकता था। इसके अलावा निष्क, तो जो गले में पहनने वाले आभूषण थे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है निष्क क्या होता है। तो निष्क का अर्थ जो गले में पहनने वाले आभूषण होते हैं उसे निष्क कहा जाता है। जपोचनी, जपोचनी का अर्थ होता है अंगूठी, अंगूठी को जपोचनी कहते थे। प्रकृत, प्रकृत को कहते थे कान की जो बाली, जो कान की बाली होती थी उसे प्रकृत कहते थे। और छुर का मतलब होता है उस तरह। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत स्त्रियों की क्या स्थिति होती थी, उनके वेशभूषा, आभूषण, इस प्रकार के सभी तथ्य हैं, इनको अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक कार्य है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।